हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज अपनी जो यूनिट कम्युनिकेशन की है वहां पे हम बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बहुत सोच समझ के आंसर देने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत लेटेस्ट पीवाईक्यू जो बहुत अच्छे से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बहुत शांति से आंसर करना है, अच्छे से समझना है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हर बार कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। किसी चीज को फैक्ट के अलावा रटना नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में कंसेप्ट्स रिपीट होते ही होते हैं। तो पहले अपने पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज, यानी कि हर प्रकार के संप्रेषण में रव या शोर की उपस्थिति होती है, नॉइज की उपस्थिति होती है। कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसमें नॉइज होगी, ये कह रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हर एक में तो नॉइज नहीं होता। वैसे क्योंकि उनको जो बाहरी नॉइज है वही दिखाई देती है, जो फिजिकल नॉइज होती है, जो भौतिक बात करते हैं बाहरी, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, कर की आवाज आ गई है। लेकिन कुछ शोर अंदर भी चलता है, साइकोलॉजिकल नॉइज भी होता है, जो कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को सही नहीं होने देना। कहीं ना कहीं सिम्नेटिक नॉइज भी चलता है, शब्दों का शोर भी होता है। तो आप ये मान के चलिए कि हर तरह के कम्युनिकेशन में नॉइज होता ही होता है, इसकी कोई दोहराई की बात नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है और ये बहुत चांसेस है गलत करवाने के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना कि एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन नॉइज। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि संप्रेषण से जो शोर है ना, नॉइज है, रव है, उसको पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, पर उसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल पूर्ण रूप से तो हटाना बहुत इम्पॉसिबल है चीजें, क्योंकि आप फिजिकल हटा सकते हैं, नॉइज है वो हटा सकते हैं, जो अंदर की चीजें हैं वो कैसे हटाएंगे, कंप्लीटली हटाना मुश्किल है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है ना। एक अंदर भी शोर चलता है, एक अंदर भी कहीं ना कहीं नॉइज चलता है ना, सबके अंदर एक शोर चलता है, साइकोलॉजिकल भी एक नॉइज चलती है, जो आपको बात करने से, सही से कम्युनिकेशन करने से भी रोक देता है, ठीक है। और ये तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Noise in communication is anything that interfere with the interpretation of message, यानी कि संचार में शोर वह सब कुछ है जो संदेश की व्याख्या में बाधा डालता है। The four type of noise in communication are, चार तरह के नॉइज हो सकते हैं सामान्यतः किसी भी कम्युनिकेशन में, है ना। कौन कौन से हो सकते हैं? जो हमारा शारीरिक फिजियोलॉजिकल नॉइज हो सकता है, जो इंटरनल है। साइकोलॉजिकल नॉइज हो सकता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक हो सकता है। फिजिकल जो भौतिक है, एक्सटर्नल है। और सिमेंटिक यानी कि भाषा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी हो सकता है। तो ये चार तरह के क्या है, कम्युनिकेशन में नॉइज हो सकते हैं। तो हर एक कम्युनिकेशन में नॉइज होगा ही होगा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको संभाल के रखना, ठीक है, और याद रखना। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप विलिंग हैं तो आप सुन सकते हैं। बेसिकली अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है। मैं पहले आपको पेपर 1 की इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हम कैसे पढ़ते हैं। पेपर 1 का लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी बैच है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग में मतलब क्या है? आपको डेली लाइव सेशन भी होगा और साथ में 10 की 10 यूनिट एक साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और लाइव में सारी फैसिलिटी है, रेज हैंड का ऑप्शन है और इंटरेक्शन काफी बेहतर चलता है, ठीक है। और साथ में आपको घर पे बुकलेट्स भी आएगी, है ना। बाय कोरियर आपके घर पे बुकलेट्स भी आएगी। 5 बुकलेट है, हर बुकलेट में 2 यूनिट है, ठीक है। और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। और हम थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पूर्ण पैकेज रहता है। और एक बैच है ओनली रिकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तो लाइव आ ही नहीं सकता, वो ओनली रिकॉर्डेड बैच है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में है, ठीक है। इसमें भी बुकलेट्स आपको घर में आएगी, ठीक है। और इनको मैं आपका प्राइस बता देता हूं। अगर बात करें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच की, अभी जो फीस चल रही है, वैसे इसका 5500 है, अभी फीस है 4675, 4675 ये प्राइस चल रहा है, विद बुकलेट्स वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है।
और ओनली रिकॉर्डेड बैच जिसमें बुकलेट्स वगैरह सब इंक्लूडेड है उसका है 2975। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें ओनली रिकॉर्डेड बैच है और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं बात कर लूं थोड़ा सा 30 सेकंड और पेपर 2 के बारे में कि पेपर 2 हम कौन कौन से पढ़ते हैं। पेपर 2 हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, है ना, इसी वेबसाइट और ऐप पे। और मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात और बता देता हूं कि पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस की भी बुकलेट्स आपके घर पे आएगी। इसकी भी अपनी बुक्स आ चुकी है और वो इसी प्राइस में है अभी, है ना। और इसका प्राइस अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप कुछ दिनों में लेते हैं। आई थिंक आप, मेरी बात हुई है, आप अगर 10-12 तारीख तक इसको ले लेते हैं तो यही फीस में है, ठीक है। और एजुकेशन पेपर 2 पढ़ते हैं, आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट मिल जाएगी और कॉम्बो पैकेज में 35% का ऑफ चल रहा है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन आप लेते हैं, तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ 2 स्टेटमेंट फिर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक। संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप यानी कि मॉडल प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। आप बताइए, जहां पे सर्कुलर मॉडल होगा, सर्कुलर मॉडल बेसिकली वो होता है जिसमें कंटिन्यूअस रूप से फीडबैक चलते हैं। तो ये बात तो गलत है कि द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक। ये तो फीडबैक को यानी कि प्रतिपुष्टि को, फीडबैक को क्या करता है, फेवर करता है। कंटिन्यू फीडबैक चलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। अगर डजंट की जगह फेवर आता तो ये ठीक हो जाता, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल इमीडिएट फीडबैक। अब लीनियर कम्युनिकेशन होता है या लीनियर मॉडल होता है, बेसिकली आपको पता है इसमें इमीडिएट फीडबैक होता ही नहीं है, वो बेसिकली सर्कुलर में होता है। तो ये दोनों बातें उल्टी लिखी हुई है, इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार छोटी छोटी बातें होती है लेकिन गलत हो जाती है, ठीक है। और हाँ, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फीडबैक का किसी कम्युनिकेशन में क्या रोल है, तो आपको पता है जो फीडबैक है वो आपके जो कम्युनिकेशन है उसको क्लेरिफाई करता है, सुस्पष्ट करता है। क्योंकि अगर आपने कुछ बोला और वहां से फीडबैक ही नहीं आया तो आपको लगेगा कि शायद सुना ही नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो हुआ, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो लगेगा कि क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फीडबैक का क्या रोल है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो संचार संप्रेषण हमने किया है उसको क्या करता है, क्लेरिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर माने तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम एंड दिस इज ए फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। कह रहा है कि समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगता है कि गलत करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ही सिंबल, एक में जेस्चरल ही दिमाग में आता है बेसिकली कि जेस्चरल की बात हो रही है और वो ऑल मीडिया को आते गलत करने की कोशिश करेगा। मैं कह देता हूं, आपको बता देता हूं कि सारे मीडिया जो भी होते हैं, टीवी या कोई भी मीडिया हो, सिंबल्स वहां पे पक्का होते हैं, इसको ध्यान रखना। और ये एक रिसर्च के थ्रू एक साइंटिस्ट ने बोला भी है और मैं वो आपको उनके बारे में उनका स्टेटमेंट भी बताऊंगा। तो ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम एंड दिस इज ए फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन आल्सो। सारे जो मीडिया है वो प्रतीक प्रणालियां हैं और वो टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है, बिल्कुल। क्योंकि कोई लैंग्वेज होगी वहां सिंबल्स भी रहेंगे तो उस पर वो काम करता है, इस बात को ध्यान रखें, कोई भी मीडिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टेलीविजन इज ए मीडियम दैट कन्वे मैसेज टू ए होमोजीनियस ऑडियंस ओनली। कह रहा है कि एक टेलीविजन एक मीडियम है, माध्यम है, जो केवल संजातीय श्रोताओं तक की संदेशों को संप्रेषित करता है। होमोजीनियस ऑडियंस का मतलब होता है सारी ऑडियंस जो उसको सुन रही है वो एक समान है। क्या ऐसा होता है क्या, सब ऑडियंस एक समान होती है? अलग अलग विचारधारा के अलग अलग होते हैं सब। तो बेसिकली ये हिट्रोजेनस ऑडियंस होता है, होमो नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा आ गया, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सोलोमन है उनके अनुसार
ईच मीडियम इज कैपेबल ऑफ कन्वे कंटेंट वाया सर्टेन इनहेरेंट सिंबल सिस्टम, यानी कि सब में सिंबलिक सिस्टम है। जो पहला स्टेटमेंट ठीक किया था उसकी बात कर रहा हूं कि सोलोमन के अनुसार प्रत्येक माध्यम कुछ अंतर्निहित प्रतीक प्रणालियों के माध्यम से विषय वस्तु को संप्रेषित करने में सक्षम है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु विल कंट्रीब्यूट फॉर ए कम्युनिकेशंस क्रेडिबिलिटी, है ना। इथोस की बात करते हैं, अगर आपको बात याद है तो इथोस, पैथोस, लोगोस की बात करते हैं जब हम अरिस्टोटल या अरस्तु के जो परसुएसिव कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, है ना। आपको याद आ रहा होगा हम जब डिटेल में बात करते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेंगे? कौन करेगा विश्वसनीयता में वृद्धि यानी कि क्रेडिबिलिटी? जब कोई ऐड करता है तो आपने देखा हो ना कि किसी हीरो से ही ऐड करवाई जाती है, कुछ लॉजिक देके भी ऐड करवाई जाती है, तो क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? एक तो गुडविल हो, बिल्कुल, और एक गुडविल के साथ ट्रस्ट वर्दीनेस भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए। सी और डी तो 100% आएगा। अब उसके साथ और कौन सा आएगा? विजडम, बुद्धिमता भी होनी चाहिए। कितने भारी भरकम और अच्छे शब्द है, तो यहीं पे आपको क्या होगा? क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो सी, डी और ई इज द राइट आंसर। सीधा सा दिख रहा है, बहुत भारी भरकम शब्द है, तो राइट आंसर सी हो गया। सी, डी और ई, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज प्रमोटेड एन आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटलेस कम्युनिकेशन। संप्रेषण के नए साधनों ने सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। तो आपको पता है जो नए नए मीडिया आ चुके हैं, नए साधन आ चुके हैं कम्युनिकेशन के, और उन्होंने लिमिटलेस कर दिया है कम्युनिकेशन को। आराम से, कितना, कोई लिमिट तो है नहीं, कोई सीमा तो है रही नहीं किसी चीज की। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज प्रमोटेड एन आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटलेस कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल सहमत होंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंडेड इंटरएक्टिविटी अमंग इंडिविजुअल्स। संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से विस्तारित अंतःक्रियात्मक के विरुद्ध है। अब जो नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या इलेक्ट्रिकली या फिर डिजिटल के विरुद्ध थोड़ी है वो, इसके साथ तो हम बढ़ रहे हैं, विरुद्ध थोड़ी है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझ में आ रही होगी बातें, अच्छा लग रहा होगा। अगर सब ठीक लग रहा है और आपको शांति मिल रही है पढ़ के उस कंसेप्ट समझ के, तो एक सुख की प्राप्ति शेयर ले आई को सब्सक्राइब करके भी ले सकते हैं, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनदर टर्म कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा परिभाषिक शब्द कौन सा है? जो बेसिकली जो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, उसके लिए हम दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वहां क्या कैरियर के रूप पे, ट्रांसपोर्टर, व्हीकल, क्या यूज करते हैं? चैनल यूज करते हैं। बोला ये चैनल लगा, ये चैनल लगा, आप सारे दिन बोलते रहते हो। तो मीडिया का एक दूसरा हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। बोलते हैं ना टीवी में ये वाला चैनल लगा दो, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं कहां से निर्णित होती है, ये पूछा है। पॉलिटिकली डिसाइडेड होती है, कल्चरली डिटरमाइंड होती है, एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड होती है, या फिलोसफिकली इम्पोज्ड होती है। जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, आपकी आंतरिक जो बातें होती है ना, द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं कहां से निर्धारित होती है? बेसिकली अगर इनमें देखें तो हमारा जो कल्चरली डिटरमाइंड है, सांस्कृतिक रूप से किस कल्चर से हम हैं, कैसे हमने देखा है सारी चीजें, तो वो कल्चरली डिटरमाइंड होती है, क्योंकि बहुत ब्रॉड शब्द है इनमें, ठीक है। तो कल्चरली डिटरमाइंड होती है, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है प्लीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखना। कह रहा है कि आप इसको पोज करके आंसर करने की कोशिश करो।
जितने ज्यादा आप आंसर करोगे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो चीजों के साथ। फिर देखो आंसर आपका ठीक है कि नहीं, और फिर हमें बताओ कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हुए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बताते भी हैं, अब वहां कमेंट करके बताया करो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन है, सम ऑफ द थ्रेड्स टू एफिशिएंट कम्युनिकेशन फॉर द कम्युनिटी एज ए होल रिलेट टू द वैल्यू ऑफ। समुदाय के लिए समग्रता के कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे निम्न में से किन के मान से संबंधित है। यानी कि जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कम्युनिकेशन में क्या क्या एक तरह से खतरे दिख रहे हैं किसी भी कम्युनिटी या समुदाय के लिए, क्या है आपको पता है। सबसे बड़ी चीज है पावर। पावर का यूज करते हैं, है ना, कि जो चीज बुलवानी है एक तरह से बुलवाना, पावर शक्ति का यूज करना। और पावर आपको पता है आजकल कहां से आएगी, संपत्ति से आएगी। तो बी और सी तो आएगा ही आएगा, और बी और सी तो आना ही आना है। तो इसके साथ देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा बैठ रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन बैठ रहा है, बी और सी इसी में है। तो इसके साथ हम रिस्पेक्ट, सम्मान, ये भी चाहिए सबको, ठीक है, बी सी और डी। और इससे सारी चीजें क्या होती है आपको पता है, ये बहुत ही हमारी प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए थ्रेड्स है ना, कि पावर, वेल्थ, रिस्पेक्ट, इन सब का यूज करके चीजों को अपनी तरह से मॉडिफाई करना। तो बी सी और डी इज द राइट आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिएटेड कल्चरल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, बिलीफ, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वैविध सांस्कृतिक यानी पारिषण के एक बड़े हिस्से में परंपराएं, भाषा, मान्यताएं, अभिवृत्तियां और मूल्य का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरण शामिल है। क्या इस स्टेटमेंट को समझना, कह रहे लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन इन्वॉल्व, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रही है चीजें, उसमें भाषा है, विश्वास है, हमारा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो मीडिया किससे संबंधित जा रहा है, मतलब क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है ना चीजें, सीखता है। तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात है कि एक लार्ज पोर्शन और मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन होता है इसी तरह से, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सच ए प्रोसेस विल कंट्रीब्यूट फॉर द अनकॉन्शियस कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। अनकॉन्शियस कल्चरल डेवलपमेंट कह रहा है कि इस तरह के प्रक्रिया का समाज के व्यक्तियों में अचेतन सांस्कृतिक विकास में योगदान होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि चीजें इंपोज करना कि ये है, ये सीखो, मतलब अपने हिसाब से चीज को मॉडिफाई करके आगे दे देना कि बस ये था हमारे टाइम, ये था, ये मीडिएट कर दिया उसको एज इट इज। तो जो ले रहा है वो एक तरह से अनकॉन्शियस रहेगा, उसमें अचेतन की भावना रहेगी कि नहीं मुझे ऐसा ही समझना है, ऐसा ही करना है, स्टीरियोटाइपिंग कुछ चीजें हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब हम कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, आपने देखा होगा हम कम्युनिकेशन को रिलेशनशिप के आधार पे करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और फिर हम कम्युनिकेशन को बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल, लेटरल, ये हम शब्द पढ़ते हैं अगर आपको याद है तो ये बहुत सारे हैं। आप कितने कम्युनिकेशन में कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करते हैं, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक, मास कम्युनिकेशन, ये सब बातें हम करते हैं। तो यहां से है, ये कह रहा है कि व्हेन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज, जब संप्रेषण निर्देशों के रूप में अधोगामी होता है तो उसे क्या माना जाएगा, टॉप डाउन है, यूं आ रहा है। तो आपको पता है इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, कि ऊपर कोई सीनियर पर्सन बैठा है और वहां से एक मैसेज आ रहा है आपको, तो टॉप डाउन कम्युनिकेशन आ रहा है, तो दिस इज ऑफिशियल, औपचारिक संप्रेषण है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार आपको डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में बात पूछते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में बताइए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में बताइए क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक, विकिरण और जो डायगोनल हो गया उसके बारे में, हॉरिजॉन्टल और यानी कि क्षैतिज हो गया। तो इन कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, ये भी प्लीज बताना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई, और आपको पूछा है कि इसमें कौन कौन सा सत्य है। पहला, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। अध्यापन विद्यार्थियों के साथ भाव संप्रेषण संबंधों की प्रक्रिया है। बिल्कुल, टीचिंग एक प्रोसेस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे आपके स्टूडेंट्स के साथ इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल सच बात है, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। संप्रेषण और अधिगम आपस में निर्भर होते हैं। बिल्कुल, आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, चीजें ठीक से है, तो आपकी लर्निंग भी ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। और तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मींस मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। प्रभावी संप्रेषण संबंध का अर्थ विद्यार्थियों के बोध को अधिकतम करना है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूं बस ये सीख ले, ऐसा थोड़ी होता है, उसकी समझ को विकसित करने की बात होती है। जितना अच्छे से आप इफेक्ट कम्युनिकेट अच्छे करोगे, तो ये तीनों शब्द या तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सही है, तो तीन ही चूज करने हैं वैसे तो, और हमारा आंसर भी आ गया ए बी सी ही हो जाएगा। चलो डी और ई गलत कैसे है देख लेते हैं। डी कह रहा है टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कह रहा है कि टीचिंग और कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है नहीं, ये डिपेंडेंट है, तो ये गलत हो गया। ई कह रहा है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। कह रहे हैं अनुदेशात्मक संप्रेषण का विद्यार्थियों की सफलता से कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता भी? होता है, आप जितना इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन अच्छे से दोगे, सफलता में क्यों नहीं होता? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप कीवर्ड्स याद रखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ इनको याद रखना है और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। जब हम बात करते हैं ना थ्योरी की, तो मैं बहुत बात बताता हूँ कि प्लीज ये आप शॉर्ट नोट की तरह बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को करिए, इस थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरी तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन उसको हमें इंप्लीमेंट करना नहीं आता, ठीक है ना। और वही हमारा शायद काम है कि वो हम आपको ये सिखाते रहे कि इस तरह से करिए चीजें, ठीक है। आगे देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज। निम्नलिखित संप्रेषण में प्रतिरूपों की सही श्रृंखला क्या है? तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं, शुरुआती मॉडल था अरिस्टोटल का मॉडल, यानी कि ये हो गया। उसके बाद हम बात करें तो लीनियर हो गया, उसके बाद सर्कुलर, और उसके बाद हेलिकल, यानी कि सबसे पहले सी आ गया। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास यही है, यानी कि बी ऑप्शन में। तो पहले आ गया अरिस्टोटल, उसके बाद लीनियर मॉडल, उसके बाद सर्कुलर, उसके बाद हेलिकल। आप ये सर्कुलर, अरिस्टोटल और लीनियर के बारे में सारी बातें जानते हैं, है ना? नहीं जानते हैं तो मुझे बताना कितना जानते हैं। हेलिकल मॉडल बेसिकली जो कुंडली वाला मॉडल होता है, इसमें दोनों होते हैं, सर्कुलर और लीनियर, तो उसको हेलिकल बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे अपडेटेड एक तरह से मान सकते हैं। तो ये सी ए डी बी ये आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा? और मैंने हेलिकल मॉडल में लिख भी दिया है, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बोथ लीनियर एंड सर्कुलर, ठीक है। संचार का जो हेलिकल मॉडल है वो रेखिक और वृत्ताकार दोनों है। द क्रिएटर ऑफ द मॉडल फ्रैंक डॉन्स emphasize द रोल ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, है ना। मॉडल के निर्माता फ्रैंक डॉन्स ने संचार समस्याओं की भूमिका पर इन्होंने जोर दिया कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन पे, इस पे। तो ये मॉडल भी आपको ध्यान रखना है। लीनियर ये सुनते रहते हैं, लीनियर, सर्कुलर, अरिस्टोटल, आप हेलिकल मॉडल को भी याद रखना कि इसमें दोनों के दोनों मॉडल होते हैं, लीनियर और सर्कुलर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है समझिए। समटाइम्स इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपल एंड डायरेक्ट। कभी कभी संप्रेषण के प्रभाव सरल और प्रत्यक्ष होते हैं। आप कभी किसी से बात करते हो, कई बार ऐसा लगता है बहुत सिंपली अच्छे से बात कर दी और डायरेक्टली बात कह दी इसने, ऐसा तो आप जीवन में देखते हो। तो समटाइम्स इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेनी टाइम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्यूटेड। सही बात कह रहे हैं, संदर्भ के आधार पर संप्रेषण के प्रभाव बहुत जटिल एवं संवलित होते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कई बार आपका जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो मैनी टाइम कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप उसको कुछ कहने गए और उधर उधर की बातें बिल्कुल जटिल कर दी चीजों को, ऐसा होता है ना कई बार। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये भी ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया जानते हो ना आप, जहां पे पब्लिक का होना जरूरी नहीं, जो बहुत ब्रॉडकास्टिंग टाइप होता है। तो मास कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं आपसे पूछा है।
मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी मास कम्युनिकेशन के फीचर्स की बात करें तो आप हमेशा एक वर्ड तो पकड़ के रखना जो कहीं आपको हिलाएगा ही नहीं, दैट इज प्रोफेशनल सोर्स। हमेशा जब मास कम्युनिकेशन होता है उसका जो सोर्स होता है वो प्रोफेशनल होता है, पेशेवर होता है। ई को कभी नहीं छोड़ना, इस तरह की चीज को कभी छोड़ना ही नहीं है, प्रोफेशनल तो होगा ही होगा। अगर इसको चूज करना है तो ए और बी तो ये कट ही गए, अब हमारे पास बच गए। तो ये आपको एक पता है मास जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, पब्लिक होता है। और आपको पता है आजकल कितना स्पीड से चीजें आ रही है, रैपिड भी होता है, ठीक है। प्राइवेट और फेस टू फेस वाली बात तो होगी नहीं। तो क्या हो गया, सी डी और ई इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको ये बताना है कि आपको कंसेप्ट कैसे लगे, चित्त शांति से सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ठीक लगता है तो आप जो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभा ही देंगे कि मैं इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दूं, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ, सब स्टूडेंट कह रहे हैं सर बोल दिया करो, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ। अब मैं आपको बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं, पेपर 1 हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दो तरह के बैचेज हैं, एक तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है जिसमें डेली लाइव सेशन होता है, और एक साथ जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं 10 की 10 रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपके घर पे बुकलेट्स भी आएगी आपको, जिस मीडियम के आप छात्र हैं उसी मीडियम की आप बुकलेट्स मंगवा सकते हैं, वो फिजिकली आएगी आपके पास घर में, कोरियर के थ्रू आएगी। ये प्राइस इसी अभी इसका प्राइस है 4675, और इसकी वैलिडिटी कोर्स की रहेगी 2 फरवरी 2025 तक। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बैच लेना चाहता हूं, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि लाइव वाले में आपको डेली लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग वाले में एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट रिकॉर्ड मिल जाएगी। इसका प्राइस ओनली 2975 है। इसमें भी आपको और सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, बुकलेट्स आपके घर पे आएगी, ठीक है। बस आपको लाइव सेशन इसमें नहीं मिलेगा, ये बात है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे, और वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पेपर 2 की बात करें तो हम पेपर 2 यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस की बुक भी हमने लॉन्च कर दी है। तो ये स्टडी मटेरियल जो बुकलेट्स है वो इन्वायरमेंट साइंस को स्टूडेंट लेता है तो उसकी बुकलेट्स भी उसके घर पे जाएगी, और एजुकेशन की भी हम जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों की, सबकी हमारे साथ वेल विशेस रहे, शुभकामनाएं आपको भी। और अपने चित्त को शांत रखें, खुशी से इसी तरह से पढ़ाई करते रहें बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रख के एग्जाम देना बिना किसी टेंशन के। और अगर आपको कंसेप्ट ठीक लगते हैं तो शॉर्ट नोट्स पक्का बनाया करें, इधर उधर की बातों से अच्छा है कि हम पढ़ाई पे फोकस करें और कॉन्सेंट्रेट रहें, एकाग्र रहें, समझने पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।